हेलो वंस, वेलकम बैक टू अन अकेडमी एटम्स। माई सेल्फ पारस अग्रवाल एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन लाइक 10 to 12 मिनट्स। ठीक है, 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कवर करेंगे पूरी तरह से। और उससे पहले मेक श्योर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक कर दीजिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की अगर हम बात करते हैं तो वीबीटी में बहुत सारी अजम्पशंस थी। मतलब अगर आप क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी आपको करवाऊंगा मैं। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फेल हो गई थी या फिर बहुत सारी अजम्पशंस लेके काम कर रही थी। पर फिर भी हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करना है ये निकालना आना चाहिए। तो देख लेते हैं। देखिए, द मेन assumptions ऑफ वैलेंस बॉन्ड अप्रोच आर। पहला, द आयंस ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट हैव सम इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। मतलब जैसे कि मान लीजिए आपके पास डी में एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो भैया बाकी के 4 ऑर्बिटल बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। या D2 है तो 2 सिंगल फील्ड होंगे और बाकी के 3 खाली होंगे। तो मतलब D1 से लेके अगर D9 तक है आपके पास डी में इलेक्ट्रॉन्स, तो देर इज थोड़ा सा जगह बचेगा एक या मल्टीपल एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आने के लिए। हाँ, अगर D10 हो गया फिर तो आप कोई भी इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में नहीं लेके आ सकते। राइट, तो ये बात तो सही है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको क्या मिलेगा? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल मिलते हैं। ठीक है, नॉट मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ देम, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन ही होती है जिसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, सम और ऑल द इलेक्ट्रॉन इन द इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आर अनपेयर्ड। कुछ अनपेयर्ड होंगे, कुछ पेयर्ड होंगे। तो उस पर डिपेंड करेगा कि वो डायमैग्नेटिक आएगा, पैरामैग्नेटिक आएगा, है ना। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं उसको पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, नहीं उसको डायमैग्नेटिक बोलते हैं। पैरा होता है जब हमारे पास एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। नेक्स्ट, it was suggested that sometimes the unpaired n-1d electrons couple as fully as possible prior to the bond formation। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये जुगाड़, एक तरह का जुगाड़ ही इसको बोलेंगे, उसने क्या किया? जैसे मान लीजिए एक्सपेरिमेंटल डेटा बोलता है कि ये कंपाउंड तो डायमैग्नेटिक है, पर हमें दिख रहा है कि यार वहां पर तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट, और वो 4 या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 6 में से क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और एक पेयर बन जाएगा। तो 4 अनपेयर्ड होंगे, एक पेयर बचेगा। पर एक्सपेरिमेंटल डेटा बोलता है कि ये तो डायमैग्नेटिक है, सारे पेयर होने चाहिए। तो वीबीटी बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलो इनके 3 पेयर बना देते हैं। ठीक है, अपने को क्या है, अपने को बस कपल बनाना है इसका। तो कपलिंग करवा देता, मतलब पेयरिंग वहाँ पे करवा देता है, ज़बरदस्ती की पेयरिंग करवा देगा। वीबीटी इसके लिए प्रॉपर कोई रीज़न नहीं देता कि कब पेयरिंग करनी है, कब पेयरिंग नहीं करनी। हाँ, अब आप बोलेंगे सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में पेयरिंग होती है, बट द प्रॉब्लम इज जब वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई थी उस समय स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। इसलिए वो बात भी गलत होगी। ठीक है, क्या बोलोगे कि सर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में करवा देंगे अदरवाइज नहीं करवाएंगे? तो वीबीटी ऑल अबाउट जुगाड़ है कि हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ मैच करना है अपना थ्योरेटिकल डेटा को। जहाँ ज़रूरत लगे पेयरिंग करवाओ, जहाँ नहीं लगे वहाँ मत करवाओ। तो इसलिए इन्होंने बोला कि समटाइम्स, है ना, ये देखा ना कि समटाइम्स द अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो डी वाले वो भी पेयर अप कर जाएंगे। ऐसा कब होगा इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, सिंस द एनर्जी ऑफ n-1d ऑर्बिटल इज ओनली स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ s एंड p ऑफ द nth ऑर्बिटल, दीज वेकेंट ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर। कि भैया n-1d, ns और np, ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये आपस में हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। ओके, तो देखिए ये अंदर वाला डी है, जब ये इस्तेमाल होगा हाइब्रिडाइजेशन में तो कुछ इस तरह का बन सकता है, DsP2 बन सकता है या D2sp3 बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितने बॉन्ड बनाने हैं। 4 बॉन्ड बनाने हैं तो DsP2 एक पॉसिबिलिटी है, और अगर आपके 6 बॉन्ड बनाने हैं तो D2sp3 एक पॉसिबिलिटी है। वैसे ही बाहर वाला डी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ओके, तो अब उसका NS, NP और ND लगता है। ओके, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अंदर वाला डी और बाहर वाला डी दोनों इस्तेमाल हो गए कि सर इसको भी यूज़ कर लेंगे और बाहर वाले डी को भी यूज़ कर लेंगे। नहीं, या तो इनर डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होंगे बॉन्डिंग के लिए या फिर आउटर डी ऑर्बिटल ही इस्तेमाल होंगे। दोनों नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एनर्जी का गैप आ जाएगा वहाँ पे बड़ा। इन तीनों में एनर्जी गैप बहुत बड़ा नहीं है। वैसे ही NS, NP और ND में भी बहुत बड़ा गैप नहीं है।
ओके, तो या तो ये 3 करेंगे या फिर ये ऊपर वाले 3 करेंगे, ठीक है, पर ये चारों मिलके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं पहले, फिर उसमें जाके आगे बॉन्डिंग होती है। चलिए, अब जैसे ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको समझते भी हैं क्या हुआ। जैसे कि अगर हम 6 कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे पास है, मतलब मुझे 6 लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाना है, तो 6 के साथ बॉन्ड बनाना है, हर लिगेंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। उस पेयर को रखने के लिए मेरे पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल भी तो होना चाहिए। तो अगर मुझे 6 बॉन्ड बनाने हैं तो मेरे पास 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। अगर मुझे 4 बॉन्ड बनाने हैं तो मेरे पास 4 खाली ऑर्बिटल चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन कि मेरे नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट करते हैं कि अच्छा 4 बॉन्ड बनाने हैं, चलो भैया 4 डब्बे खाली करो, 4 ऑर्बिटल्स खाली करो। 6 बॉन्ड बनाने हैं, 6 डब्बे खाली कर दो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग, तो 4 में तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 4 बॉन्ड अगर आपको बनाने हैं तो या तो आप sp3 भी कर सकते हो या फिर आप dsp2 भी कर सकते हो, मतलब टेट्राहीड्रल और स्क्वायर प्लेनर में आपके पास ऑप्शन है। पर 6 में तो कुछ ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है, एक ही ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। हाँ, अब ऑक्टाहेड्रल में या तो d2sp3, जिसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि अंदर वाले d इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। या फिर दूसरा हो गया sp3d2, अब बाहर वाले d इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसको कहते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ये चीज़ समझ आ गई 4 और 6, क्योंकि बाकी के कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे उतने काम के नहीं हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल दिए हुए हैं इस टेबल में कि d2sp3 बन रहा है आपका, तो उसका एग्जांपल है FeCN6 3 नेगेटिव। तो इसको समझें एक बार, वैसे हम आगे हमारे पास एक और एग्जांपल होगा। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं हम। FeCN6 3 नेगेटिव। तो बेटे सबसे पहले जब आपको VBT अप्लाई करनी है तो सबसे पहला काम क्या करना है, सेंट्रल एटम को आपने आइडेंटिफाई किया, वो कौन है, वो आयरन है। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 पॉजिटिव है। तो 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हुआ, इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, वो आयरन होता 4s2 3d6। 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 4s से निकलेंगे सबसे पहले, और फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन d से निकलेगा, तो 4s0 3d5 हो गया है, ठीक है। S0 हो गया। चलिए अब इनको मैं ड्रॉ करता हूँ। तो ये हो गया मेरा 3d 1 2 3 4 5, ये मेरे 5 d ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 4s है और ये मेरा 4p है। तो ये 3d के 5 डब्बे हैं, ये 4s का 1 है और ये 4p के 3 हैं। अब मेरे पास d में कितने हैं, 5 हैं, और पांचों सिंगल सिंगल फील्ड होंगे, राइट, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हंड्स रूल के अकॉर्डिंग सिंगल सिंगल भरूंगा उनको मैं। छठा है नहीं तो पेयरिंग स्टार्ट होगी ही नहीं। S खाली है, P खाली है। अब क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो मुझे 6 खाली ऑर्बिटल चाहिए। अब 6 खाली ऑर्बिटल, तो आप बोलोगे सर ये वाले तो इस्तेमाल नहीं होंगे, बिल्कुल खाली चाहिए होता है। तो S3p और बाहर वाले D इस्तेमाल कर लेंगे, तो sp3d2 बन जाएगा। ओके, पर इसमें समस्या क्या होगी, समस्या ये होगी कि एक्सपेरिमेंटल डेटा बोलता है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 नहीं आ रहे, मैग्नेटिक मोमेंट इतना हाई नहीं आ रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कम करने के लिए क्या करेंगे, पेयरिंग करवाएंगे। तो चलिए 5 है ना, 5 के तुम कितना भी पेयरिंग करवाओगे, एक अनपेड बच ही जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो था, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये आप आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे या फिर आप ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, आप रिवाइज कर रहे हो। तो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो साइनाइड क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन थे, इनके 2 पेयर और एक सिंगल, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पास अंदर वाले d ऑर्बिटल 2 अवेलेबल हो गए। तो d2sp3, तो ये जो हमारे पास सेटअप बना, ये वाला पूरा, ये हाइब्रिडाइज करेंगे। अभी डायरेक्टली ये मत करना है कि इनमें बॉन्डिंग करवा दिया, नहीं। अब ये आपके पास 6 ऑर्बिटल जैसे हैं जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपके पास अवेलेबल हैं। तो ये हाइब्रिडाइज करेंगे, और हाइब्रिडाइज करने के बाद मुझे मिलेंगे ये 3 तो अलग रह गए, और ये 6, ठीक है। तो ये 3 जो थे ये तो डी थे, ये क्या है, ये है 6 d2sp3 ऑर्बिटल्स। अब हर एक ऑर्बिटल में एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा लिगेंड का भेजा हुआ, लाइक दिस। ये हो गया, बस 6 पेयर हो गए, बात खत्म होगी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ एक अनपेड है, तो ये पैरामैग्नेटिक हुआ, समझे।
तो कहाँ पेयरिंग करवानी कहाँ नहीं करवानी, इसको लेके वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कुछ भी क्लैरिटी से नहीं बताया। बहुत ही यहाँ पे उन्होंने अजम्पशंस ली हैं, तो ये उसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ आई। एफिशिएंसी, तो साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, तब आपने यहाँ पे करवा दिया। और बेटा ये जो अंदर वाले डी इस्तेमाल होते हैं ना, 2 डी ऑर्बिटल, ये कौन से हैं? क्या ये कोई भी डी ऑर्बिटल आप ले लोगे? नहीं। D2sp3 में या sp3d2 में ऑक्टेडल ज्योमेट्री में जो डी आपके इस्तेमाल होते हैं, दे आर dz² और dx² - y²। इसको मैंने बहुत अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग के समय पे भी एक्सप्लेन किया था कि यही क्यों इस्तेमाल होते हैं। तो डी चाहे अंदर वाला हो चाहे बाहर वाला हो, दोनों डी ऑर्बिटल ये होते हैं, ठीक है। sp3 आपका टेट्राहेड्रल वो तब होगा जब आपके पास सिर्फ 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं, और 4 बॉन्ड बनने में आपके पास dsp2 भी एक पॉसिबिलिटी होती है, पर dsp2 ज्योमेट्री डिफरेंट है, स्क्वायर प्लेनर है, तो उसके लिए अंदर वाला डी अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे NiCN4 2 नेगेटिव में होता है, ठीक है। कैसे होता है इसको अगर आप देखना चाहें, चलो इसको भी देख लेते हैं। NiCN4 2 नेगेटिव में निकल भाई साहब 2 पॉजिटिव कन्फिग्रेशन में है, निकल 2 पॉजिटिव होता है 4s0 3d8। अब साइनाइड क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D8 था, तो 8 के क्या करेगा वो, 8 को बोलेगा 4 पेयर बना लो। ओके चलिए भैया 4 पेयर हमने बना दिए, इनमें फोर्सफुल पेयरिंग करवा दी। और S तो ये 3D था, ये 4s है और ये 4p है। और देखिए 4 ही डब्बे आपको चाहिए थे, तो अंदर वाला D अवेलेबल है, तो DsP2 ये चारों हाइब्रिडाइज करेंगे, 4 DsP2 ऑर्बिटल बनाएंगे, उनमें आप इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करवा दीजिए, मतलब लिगेंड से जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको रख दीजिए। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है, मतलब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब वो कम है ज़्यादा है वो कैसे पता लगेगा? पैरामैग्नेटिक बोलता है कि इसके पास अनपेयर्ड हैं, कितने नहीं है उसके बारे में नहीं बताता, वो आपको पता लगता है जब आप मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू चेक करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? √n × n+2, वेर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो ये मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा। इससे आपको आइडिया लगता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ कितने हैं, और अगर सारे के सारे पेयर्ड हो गए तो वो उसको डायमैग्नेटिक कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कहते हैं, राइट। इतनी सी कहानी है, मेनली इतनी सी है। अब वीबीटी के साथ एक समस्या ये भी है कि वीबीटी ने टोटली केमिकल जो यहाँ पर बॉन्डिंग हो रही थी उसको कोवलेंट बॉन्डिंग के पर्सपेक्टिव से ही देखा, आयनिक कंट्रीब्यूशन को बिल्कुल भी नहीं समझा। मतलब ये कहीं भी नहीं बोला कि बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर भी है, सिर्फ कोवलेंट कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन किया, तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन रही। अब जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है, यहाँ पे क्रोमियम, तो सबसे पहला काम हो गया सेंट्रल एटम को आइडेंटिफाई करिए। क्रोमियम है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है? क्रोमियम भाई साहब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्रोमियम +3 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? क्रोमियम की क्या होती है? 4s1 3d5, तो 4s0 3d3। ओके बेटा, जब भी D3 हो ना, पेयरिंग नहीं करवानी है, लिगेंड कितना भी स्ट्रॉन्ग हो पेयरिंग नहीं करवानी है, ठीक है। ये आपको आगे CFT जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि D3 में पेयरिंग क्यों नहीं करवानी है। 3 इलेक्ट्रॉन है D में, नहीं करवानी है। 4 हो तो करवा देनी है, 4 हो तो करवा देनी है, 3 में नहीं करवानी है, 3 के बाद ही पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो 4s0 3d3, चलिए तो D के 5 E ऑर्बिटल्स, S का ये 3p, और क्योंकि यहाँ पर मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 तो मुझे 6 डब्बे चाहिए, तो यार D में तो 3 इलेक्ट्रॉन गए, तो अंदर वाले 2 डब्बे मेरे पास खाली हैं D के, तो D2sp3 आराम से बन जाएगा मेरा इस तरह से, तो D2sp3 बन जाएगा। और मेरे पास क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक भी होगा, राइट। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये अंदर वाले D इस्तेमाल हो रहे हैं, तो दिस इज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, D2sp3 हो गया, बस दैट्स इट। अब कुछ और एग्जांपल देख लीजिए। निकल के ना केसेस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, यस निकल के केसेस, NiCO4, NiCN4 2 नेगेटिव, NiCl क्लोरीन, है ना। देखिए NiCl4 क्लोरीन क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है तो ये फोर्सफुल पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रह गए, तो ये ओवरऑल क्या है? sp3 बने यहाँ पे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये S के 2 इलेक्ट्रॉन जो थे ये कहाँ से? देखो S तो खाली होगा ना यार, निकल 2 पॉजिटिव, तो 4s0 3d8, तो S के तो वैसे ही निकल गए 2 पॉजिटिव में ही, है ना, तो S खाली हो गया, तो वो वाला हमने आगे हाइब्रिडाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर लिया। D खाली नहीं हुआ था तो DsP2 नहीं हो सकता था क्योंकि D में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, और फोर्सफुल पेयरिंग नहीं हो सकती थी क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो उसने इसी D8 को बोला कि भैया 4 डब्बों में सेट हो जाओ। क्लोराइड उनको 4 डब्बों में सेट नहीं करवा पाया क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं था,
समझ गए ये बात को? तो NiCl4 जो क्लोराइड वाला है आपका, ये आपका sp3 है, टेट्राहेड्रल है, जबकि साइनाइड वाला जो है ये आपका DsP2 है और स्क्वायर प्लेनर है, राइट? ठीक है, ये क्लियर हो गया। NiCO4, CO भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड अपने आप में, बट CO के साथ समस्या क्या होती है? यहाँ पर CO के साथ समस्या क्या है? यहाँ पर CO के साथ समस्या ये, आप बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सर, पेयरिंग करवा देगा D8 में 4 पेयर बना देगा सर, DsP2 हो जाना चाहिए। समस्या ये आती है कि निकल यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो S से 2 इलेक्ट्रॉन जो पहले जा रहे थे अब वो नहीं जा रहे हैं, वो वहीं पे हैं, S में हैं। तो S में अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो सर sp3 हो चाहे DsP2 हो, S तो चाहिए होता है, दोनों में चाहिए होता है, उसको तो खाली करवाना ही पड़ेगा कुछ भी करके। तो फिर हम S के इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं कि भैया एक काम करो, CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स को 4 डब्बों में सेट कर देगा, और ये जो S के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको कहता है कि यार तुम भी ना D में शिफ्ट कर जाओ, हमें ज़रूरत है S के इलेक्ट्रॉन्स की, S ऑर्बिटल की ज़रूरत है हमें खाली। तो इसलिए D सारे भर जाएंगे क्योंकि S के इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ शिफ्ट करवाना पड़ा, ठीक है? तो इसलिए आपका यहाँ पे sp3 बनेगा ये, राइट? बस तो इसी तरह से ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, इनको देख लीजिए। तो ये आपके नोट्स में है, इसको यहाँ पर आप मैं तो बेस्ट बोलूँगा कि नोट्स ना बहुत ज़्यादा डाउनलोड करके, आपको लगता तो है कि अरे ये भी नोट कर लिया वो भी नोट्स डाउनलोड कर लिए, इट वोंट हेल्प, है ना? हैविंग अ कलेक्शन ऑफ नोट्स वोंट हेल्प। तो इसलिए इनको लिख के प्रैक्टिस कर लो, समझ लो, एक बार समझ लिया फिर उसके बाद ज़्यादा चिंता नहीं होगी, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं जल्दी से लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सबसे पहली बात तो भैया बहुत सारी असम्पशंस हैं। सेकंड, इट डिस्क्राइब्स बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ओनली क्वालिटेटिवली, मतलब क्वांटिटी की टर्म्स में, मतलब उसका जो प्रॉपर्टीज है उनको क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं करता, क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन नहीं देता, मैग्नेटिक बिहेवियर की भी नहीं देता, ठीक है? इट डज नॉट ऑफर एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, मतलब कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, बेसिकली कॉम्प्लेक्सेस के कलर क्यों आ रहे थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट डज नॉट डिस्क्राइब द डिटेल्ड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मैग्नेटिक में चलो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक तक, वहां तक तो इन्होंने कर दिया एक्सप्लेन, बट उससे आगे की कहानी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए काइनेटिक स्टेबिलिटी इज ऑल अबाउट एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो मुश्किल होगा, है ना? रिएक्शन स्लो हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रिएक्शन फास्ट होगा। तो वो जो स्लो और फास्ट है वो तो काइनेटिक के अकॉर्डिंग हुआ, काइनेटिक्स। पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट एनर्जी में नीचे है तो प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, तो थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन स्टेबल है। प्रोडक्ट अगर एनर्जी में ऊपर है रिएक्टेंट से तो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। तो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक जो आपके स्टेबिलिटीज थी उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इट डज नॉट मेक एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस रिगार्डिंग द टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। ये भी कंफ्यूज हो जाता है कि कब स्क्वायर प्लेनर होगा और कब टेट्राहेड्रल होगा। तो सोचिए अगर ये लिमिटेशन है बॉन्डिंग की, तो फिर आप सोच रहे हैं सर मुझे समझ नहीं आता वीबीटी में कब स्क्वायर प्लेनर करना है कब टेट्राहेड्रल करना है, तो अरे ये तो बॉन्डिंग इस थ्योरी की ही लिमिटेशन है, तो आप तो ये सोचो मत कि आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है? इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग, यस एग्जैक्टली, क्योंकि इस समय तक स्ट्रॉन्ग और वीक का फंडा अलग अलग से एक्सप्लेन नहीं किया गया था, ठीक है? चलिए तो ये हो गया बेटा वीबीटी के बारे में थोड़ा सा क्रिस्प, हमने टू द पॉइंट सारी सारी बातें कर ही ली, तो आई थिंक दैट इज़ क्लियर। और बाकी ऑल स्टार बैच स्टार्ट हो चुका है, राइट? तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो। एंड दूसरी बात, आज लास्ट दिन है 9th, ठीक है? तो आपका जो सब्सक्रिप्शन पे ऑफर चल रहा है, इस ऑफर को यूटिलाइज करने का लास्ट दिन है। पीटी लाइव आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर संडे को मॉक टेस्ट होता है, डेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तो एवरी संडे 2 से 5 बजे आपका मॉक टेस्ट होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, अपने दोस्तों से भी करवा लीजिए। एंड यू कैन ऑल्सो चेक आउट द अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन, ठीक है? चलिए, एंड लेट मी नो आपको ये वाला सेशन कैसा लगा, और किन किन टॉपिक के ऊपर। अभी एक CFT के ऊपर बनाना है, फिर मेटल कार्बोनिल में जो बॉन्डिंग है उसके ऊपर बनाना है, ठीक है? स्टार्ट करें, चलिए, थैंक यू। पीटी लाइव।